Welcome back, students. Today, our topic is periodic trends, and we will discuss about atomic radius and ionic radius. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड होता क्या है। पीरियोडिक ट्रेंड बेसिकली एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप। वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे एटम का साइज़ हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो फोर्थ। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। स्टूडेंट्स, एटम का जो साइज़ है वो इंतहाई स्मॉल है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। तो हम उसको फिज़िकली ये नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कि इसका क्या बाउंड्रीज़ हैं इस एटम की और किस तरीके से इसका साइज़ वेरी कर रहा है। तो उसके लिए हम सपोज़ करते हैं कि जो एटम का साइज़ है ना, वो स्फेयर है या राउंड शेप में है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। और हम उसका एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं। वो किस तरीके से हम मेजर करते हैं? बेसिकली रेडियस जो होता है वो सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं ना, टू एटम्स जो आपस में बॉन्डेड होते हैं, उनके जो न्यूक्लाई का आपस में डिस्टेंस होता है, उसको अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, यहाँ जो हमने एग्जांपल ली है वो कार्बन एटम की ली है, और इसका जो एटॉमिक रेडियस बनेगा वो 77 पीकोमीटर बनेगा। जो इसका यूनिट हम यूज़ करते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए वो पीकोमीटर होता है। अब हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जबकि अक्रॉस द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम इसको पीरियोडिक टेबल के ऊपर देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं तो हमने एक बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं इस तरफ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम लेफ़्ट कंसीडर करेंगे, जबकि जो ग्रुप्स हमारे पास इस तरफ ये नोबल गैसेस वाली साइड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इनको हम राइट कंसीडर करेंगे, राइट साइड कंसीडर करेंगे। तो हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे, तो एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड हमारे पास डिक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब इसकी भी रीज़न्स हैं। बेसिक जो रीज़न है वो ये है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इंक्रीज़ करता है। अब ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेसिकली ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एक ही बात होती है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। तो ये पीरियड में हमारे पास इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से। और फिर सेकंड रीज़न हमारे पास जो है वो ये है कि पीरियड में एक ही शेल रहता है, वैलेंस शेल वाला। जिस तरह हम अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका जो शेल होगा वो एक ही शेल होगा। ये जो हमने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी की थी चीज़, कि जो पीरियड का नंबर होता है उससे मुराद ये होता है, उसका मीन ये होता है कि उस पीरियड के उतने ही नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। फर्स्ट पीरियड में एक शेल एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड पीरियड में 2 शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, इनमें इतने ही नंबर ऑफ़ शेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम अगर बात करें फर्स्ट पीरियड की जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम है, तो इसमें सिर्फ एक शेल होगा। लेकिन अगर हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो इसमें आप ये देखें 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स। तो ये 8 एलिमेंट्स में लेफ़्ट टू राइट एक ही शेल रह रहा है, लेकिन हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, 3 4 5 6। अब इस एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, और जो एटॉमिक का रेडियस है वो श्रिंक हो जाता है, वो साइज़ में कम हो जाता है, उसका साइज़ जो है, उसका रेडियस जो है वो कम हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम स्टडी करते हैं
सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल बतौर हम देखते हैं, लिथियम टू नियोन हमारे पास सेकंड जो पीरियड है इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें आप देखेंगे पिकोमीटर्स के अंदर इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिथियम टू नियोन हमारे पास किस तरीके से ग्रेजुअली डिक्रीज़ आ रहा है उसका एटॉमिक रेडियस का। लेकिन इसी के साथ साथ अब अगर हम एक और चीज़ पर फोकस करें वो ये कि लिथियम टू बेरिलियम जब हम देख रहे हैं तो यहाँ इनके एटॉमिक रेडियस में 39 का डिफरेंस है, जबकि कार्बन एंड नाइट्रोजन की हम अगर बात करें तो इनके एटॉमिक रेडियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पिकोमीटर का डिफरेंस है। तो ये कोई फिक्स इंटरवल के साथ तो मूव नहीं ना हो रहे लेफ़्ट टू राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो लैंथेनाइड सीरीज़ है, लैंथेनम से जो आगे मूव कर रही है 57, 58 एंड 71 के बाद दोबारा ये हमारे पास 72 हैफनियम आ जाता है। तो लैंथेनम से लेके ल्यूटीटियम तक हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रेजुअल डिक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियस में। इस ग्रेजुअल डिक्रीज़ को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली हमारे पास एक फ़िक्स इंटरवल है। आप ये स्क्रीन पर अपनी देखें 99, 97 इसी तरीके से ये मूव कर रहा है ल्यूटीटियम तक, और एटॉमिक जो हमारे पास रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। ये जो बी ग्रुप होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है। ये वाले के जो आप देख रहे हैं ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ ज़रा सा वेरिएशन आता है एटॉमिक रेडियस के हवाले से। उसमें ये होता है कि अगर हम देखें एग्जांपल लें, फोर्थ जो हमारे पास पीरियड है इसमें स्टार्ट में तो डिक्रीज़ आता है, लेकिन फिर जो मिडल के अंदर जाके थोड़ा सा स्लाइटली वैल्यूज़ के अंदर ज़रा सा वेरिएशन आता है। तो हमने पीरियड की बात कर ली, अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करता है। तो ग्रुप्स के अंदर जब भी हमने बात करनी है हमने टॉप टू बॉटम ट्रेंड्स को देखा करना है। टॉप टू बॉटम हम कोई भी करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो उसको हम टॉप टू बॉटम देखेंगे कि टॉप टू बॉटम किस तरीके से वो वेरी कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। अब टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करने के रीज़न देखते हैं। बेसिकली इसकी मेन रीज़न ये है कि जैसे ही हम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट मूव करते हैं कम्प्लीटली एक न्यू शेल का एडिशन हो जाता है। क्योंकि हमने अभी तो बात की है पीरियड्स में कि नंबर ऑफ पीरियड्स जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितने शेल एग्जिस्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हाइड्रोजन का एक शेल है तो लिथियम के 2 शेल्स होंगे, सोडियम के 3 शेल्स होंगे, पोटाशियम के 4 शेल्स होंगे, इसी तरह रुबीडियम के 5 शेल्स होंगे एंड सीजियम के 6 शेल्स होंगे। तो ये हमने अभी स्टडी किया था। तो यहाँ जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज़ आ जाता है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि टॉप टू बॉटम हमारे पास इंक्रीज़ करता है एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ भी आप देख लें। ये पिकोमीटर्स के अंदर अगेन वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आप देखें कि हाइड्रोजन से सीजियम, यहाँ सीजियम तक दिया हुआ है, फ्रेंशियम को इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो वही एक बात है, आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर भी हमने ये देख लिया इसकी। अब लेकिन एक और बात भी आती है, आप कहेंगे कि इसके अंदर एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ कर रहा है 1, 3, 11, 19, 37 एंड 55। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ तो देखें ना कि जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करते हैं तो यहाँ एक शेल जैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है तो एटॉमिक नंबर बेशक बढ़ा हो, लेकिन नंबर ऑफ शेल के बढ़ जाने की वजह से जो हमारे पास इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसकी हमने पीरियड में भी बात की थी वो इस हद तक हमारे पास इफ़ेक्टिव नहीं रहता उसकी, यानी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आप कह लें कि इम्पोर्टेंस नहीं रखती ग्रुप के केस में, क्योंकि वहाँ तो एक नंबर ऑफ शेल ही कम्प्लीटली इंक्रीज़ कर गया ना, इस वजह से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक रेडियस।
आयोनिक रेडियस क्या होता है कि जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो वो कैटायन में कन्वर्ट होता है, जबकि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेट में हम एटम के साइज़ को आयोनिक टर्म्स में मेजर करते हैं। अब हम इसको एटॉमिक रेडियस नहीं कहते, अब हम इसको आयोनिक रेडियस कहते हैं। अब हम इसके ट्रेंड्स को देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जबकि अक्रॉस द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज़ है जैसे हमने अभी एटॉमिक रेडियस को स्टडी किया। वाई आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज़ स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब एक एटम, तो उसका जो साइज़ है वो हमेशा कम होता है उसके पेरेंट एटम की निस्बत, उसके पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? इसकी बेसिकली टू मेन रीजंस हैं। पहली ये कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है तो उस वक़्त आम तौर पर होता ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल जिसे हम बोलते हैं वो भी रिमूव हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने के साथ साथ ही। यहाँ पे एग्जांपल में देखें, सोडियम एटम है न्यूट्रल स्टेट में तो उसके पास 3 शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लास्ट वाला जो उसका आउटर मोस्ट शेल है या जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा और कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, तो उस वक़्त इसका आउटर मोस्ट शेल भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है, साइज़ में रिडक्शन आ जाती है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस आ गया है। पहले जो न्यूट्रल स्टेट के अंदर हमारे पास सोडियम का एटम था उसका साइज़ था, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे अब यहाँ पर, 186 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है वो भी रिमूव हो जाता है, इस वजह से जो उसका साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है, और अब उसका आयोनिक रेडियस जो है वो 102 पिकोमीटर हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। सेकेंड रीज़न है हमारे पास इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। न्यूट्रल स्टेट में जब एटम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है सोडियम का, तो उसका जो प्रोटॉन के नंबर हैं वो हमारे पास हैं 11। किसी भी एटम में न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हुआ करते हैं। तो यहाँ के ऊपर न्यूट्रल स्टेट में तो ऐसा ही है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही प्रोटॉन्स हैं, इसीलिए तो वो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही रहते हैं, लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, साइज़ रिड्यूस हो जाता है, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से साइज़ श्रिंक हो जाता है। तो ये टू बेसिक रीजंस थी जो हमारे पास थी, जिनकी वजह से जो साइज़ हमारा है वो श्रिंक हो जाता है, और हमेशा जो कैटायन है उसका साइज़ जो है वो उसके पेरेंट एटम से कम होता है। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो ये जो आप अपर लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये एटम्स की न्यूट्रल स्टेट को शो कर रही है। लिथियम की न्यूट्रल स्टेट, सोडियम की, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एटम की न्यूट्रल स्टेट और उनके एटॉमिक रेडियस। ये मैंने रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, जबकि जो हमारे पास ये बिलो लाइन है ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की कैटायनिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये उनका आयोनिक रेडियस है। तो बेसिकली ये जो कंपैरिजन दिया गया है वो ये देखने के लिए है, जैसा अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि सोडियम का जो हमारे पास था एटॉमिक रेडियस वो था 186 पिकोमीटर, जबकि सोडियम जो हमारे पास कैटायनिक फॉर्म में था उसका था हमारे पास आयोनिक रेडियस 102 पिकोमीटर। तो ये कंपैरिजन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ बेसिकली, कि कितना कंपैरिजन एटम का एक न्यूट्रल स्टेट से उसकी कैटायनिक स्टेट में जाने पर एटॉमिक रेडियस का और आयोनिक रेडियस का आता है।
यानी कि बेसिकली ये एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस का डिफरेंस है। इसी तरह सोडियम न्यूट्रल स्टेट में उसका एटॉमिक साइज़ क्या था और कैटायनिक स्टेट में उसका आयोनिक रेडियस क्या था। इस तरीके से रुबिडियम का, इसी तरीके से सीजियम का। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ एक आपको क्लैरिफिकेशन करवा दूँ, हमने सोडियम की 186 वैल्यू रीड की थी, तो ये प्रिंटिंग का ज़रा सा इशू है। ये वाली लाइन ज़रा सी अपर ड्रा करनी चाहिए थी, ये यानी कि ये वाला इस तरीके से ड्रा करना चाहिए था। तो ये बुक की ज़रा सी प्रिंटिंग का मसला है, तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैल्यू तो इस हिसाब से, तो अगर सोडियम की हम यहाँ पर देखें तो ये 160 बनती है, जबकि हमने 186 रीड की थी इसकी न्यूट्रल स्टेट में एटॉमिक रेडियस की। तो ये दरअसल ये वाली जो लाइन है ना, ये दरअसल बिलो ज़रा सी उन्होंने ड्रा कर दिया, प्रिंटिंग का ज़रा सा इशू है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एनाइन के केस में क्या होता है कि जो आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन है इज़ लार्जर देन पेरेंट एटम। जो हमारे पास एनाइन का जो साइज़ होता है वो पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होता है। यहाँ जो हमने एग्जांपल ली हुई है वो क्लोरीन की है। क्लोरीन इसकी न्यूट्रल स्टेट के अंदर उसका साइज़ जो होता है वो 99 पिकोमीटर होता है, जबकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उस वक्त इसका साइज़ जो है वो 181 पिकोमीटर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इसकी भी बेसिकली टू रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न, जो बेसिक रीज़न है, वो ये है कि जब एक न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर होता है लास्ट वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन बिटवीन जो उनकी रिपल्शन है उसके इंक्रीज़ हो जाने की वजह से साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। और आपने अभी देखा भी कि कितना ज़्यादा इंक्रीज साइज़ कर गया क्लोरीन के केस में, कि न्यूट्रल स्टेट में वो 99 था, लेकिन जैसे ही वो क्लोराइड की फॉर्म में आया इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, तो 181 पिकोमीटर उसका साइज़ हो गया उसके आयोनिक रेडियस का। और सेकंड रीज़न अगेन वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो की। अब यहाँ के ऊपर देखें, जब हमारे पास पहले था क्लोरीन अपनी न्यूट्रल स्टेट में, तो उस वक्त उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जबकि प्रोटॉन्स थे वो 17 थे टोटल। लेकिन जैसे ही वो क्लोराइड की फॉर्म में हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर गया। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो 17 ही रहे, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि जो उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज़ हो जाएगी। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पर लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। जबकि कैटायन की फॉर्म में क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा होते थे तो वो इंक्रीज़ कर जाती थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज श्रिंक हो जाता था। लेकिन यहाँ इसके केस में ऐसा नहीं है। एनायन के केस में ये होता है कि साइज़ एक्सपेंड कर जाता है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस का कंपैरिजन एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो ये हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। बेसिकली ग्रुप 17 के एलिमेंट्स एनायनिक बिहेवियर शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर रिवर्स केस है। अब ये जो हमारे पास एटॉमिक साइज़ है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, ये स्मॉल है, जबकि जो इनका हमारे पास आयोनिक साइज़ है, फ्लोरीन इन एनायनिक फॉर्म, क्लोरीन इन एनायनिक फॉर्म एंड ब्रोमीन इन एनायनिक फॉर्म, ये ज़्यादा होता है। अभी हमने स्टडी भी किया कि जो एनायनिक फॉर्म होती है वो पेरेंट एटम से ज़्यादा उनका साइज़ होता है। उसकी रीजंस भी हमने स्टडी की, होप सो आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। तो यहाँ उसी चीज़ का कंपैरिजन शो किया गया है। ठीक है, हमने जो एग्जांपल देखी वो हमने क्लोरीन की देखी। हमारे पास 181 पिकोमीटर था इसका एनायनिक फॉर्म में साइज़, और इसकी एटॉमिक जो फॉर्म के अंदर एटॉमिक रेडियस था इसका वो था 99 पिकोमीटर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के ट्रेंड को देखा। होप सो आपको इसकी समझ लगी होगी।
जहाँ से कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चंस किया करें, जब भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। रिवाइज़ करें और साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर किया करें। थैंक यू।